हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। हम जो डिस्कशन कर रहे थे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स का, ओके, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, ये जो डिस्कशन है ये इस तरह से मैं कर रहा हूँ, पॉइंट ये है कि ये जो आइडियाज़ हैं इन्हें आप बाकी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया कार्टेशियन से, बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है सिंपलेस्ट है, ओके। स्ट्रेट लाइंस हैं, ग्रिड लाइंस जो हैं स्ट्रेट, लेट मी से इट दिस वे। जबकि आर थीटा सिस्टम जो है प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें एक कोऑर्डिनेट की जो ग्रिड लाइंस हैं एटलीस्ट वो कर्व्ड हैं, दूसरे वाली की तो स्ट्रेट लाइंस हैं, रेडियल लाइंस हैं, लेकिन मोस्ट जनरल सिस्टम्स में, और अब आप केवल जनरल केवल 2 डायमेंशन ना सोचें, 3 डायमेंशन या इवन अगर हायर डायमेंशंस में भी आपको यूज़ करने पड़े, तो ये जो नोशंस हैं ऑर्थोगोनल, अगर आपके पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये जो नोशंस हैं ये आपके वर्क करेंगे। हम इस तरह के नोशंस डेवलप कर रहे हैं, जैसे एक जो हमने बेसिक अपना आइडिया यूज़ करके यूनिट वेक्टर्स निकाले, ईटा अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो हमने डेल आर अपॉन डेल ईटा टाइप की प्रोसेस की, और लास्ट में अगर इससे यूनिट वेक्टर नहीं मिला तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ओके। ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ जो देख रहे थे हम फीचर की, करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स के करस्पॉन्डिंग का एक आई, वाई के करस्पॉन्डिंग का जे, ऐसे आर के करस्पॉन्डिंग का आर हैट, थीटा के करस्पॉन्डिंग का थीटा कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर बेसिकली अगर हम इसमें देखें टेंजेंट की डायरेक्शन में, जो कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स हैं उनके टेंजेंट, और 3 डायमेंशन में कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स कांस्टेंट कोऑर्डिनेट सरफेसेस से रिप्लेस हो जाएंगे, ओके। 4 डायमेंशन में और उसका जनरलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ये वाला नोशन भी हमेशा वर्क करेगा कि हाँ ये जो है ये बेसिकली टेंजेंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ओके। अच्छा, अब टेंजेंट निकालने का मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? ग्रेडियंट, ओके। टेंजेंट जो है मैथमेटिकली, अगर आप किसी कर्व्स या फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए आप टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो जो आपको ऑपरेशन बेसिकली करना है वो है, हम टेंजेंट की बात, ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, यस। तो थिंक ऑफ इट एज ऑल्टरनेटिव वे कि आप यूनिट वेक्टर्स को करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ओके, फाइंड कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट इज़ दी एक्चुअली द ऑपरेशन। ग्रेडियंट आप जानते हैं, जिस तरह से सबसे एलिमेंट्री भी आप जानते होंगे, ओके, कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन टी, अगर कोई स्केलर फंक्शन है तो ग्रेडियंट ऑफ टी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आइटा डेल टी बाई डेल एक्स प्लस जे डेल टी ओवर डेल वाई प्लस के डेल टी ओवर डेल 3D कार्टिजियन में मैंने लिखा है, अगर हम केवल 2 डायमेंशन में है तो ये हो जाएगा, ओके। रिमेंबर बट वन थिंग, ओके, ये शायद आप सब लोगों को अभी ये नॉलेज ना हो, लेकिन पॉइंट ये है, ये जो आप डेल या ग्रेडियंट का जो एक्सप्रेशन आप ये यूज़ करते हैं ये केवल कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स में है। डेल एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको आप विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट वेक्टर एनालिसिस में आपको पढ़ाया गया होगा, या इफ़ यू आर नॉट श्योर, जो इसी चैनल पे जो वेक्टर एनालिसिस मैथमेटिकल फिजिक्स में जो वेक्टर एनालिसिस रिलेटेड लेक्चर्स हैं, वहाँ पे ग्रेडियंट को जहाँ पे इंटरप्रेट किया गया है वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडियंट का जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। तो पॉइंट ये है, डेल को आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप 2 डायमेंशन में ही हैं। कार्टिजियन में आप डेल ग्रेडियंट का एक्शन इस तरह से लिखते हैं कि हाँ किसी फंक्शन टी पे ग्रेडियंट आप इस तरह से निकालते हैं, पर से आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पे वर्क कर रहे हैं, आप एक्स वाई और आई और जे को नहीं जानते हैं, आप जानते हैं आर और थीटा और यूनिट वेक्टर आर और यूनिट वेक्टर थीटा को, तो उस समय ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? किसी फंक्शन टी का ग्रेडियंट अगर आप निकाल रहे हैं तो स्फेरिकल पोलर या प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी आप डेल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ओके दिस। तो लेकिन जो फॉर्म हमें नोन है, ओके, उसी से हम अभी काम चला लेंगे कार्टेशियन सिस्टम में यूज़ करने के लिए। अगेन ईजिएस्ट होती है फॉर वेरियस रीजंस। लेकिन ग्रेडियंट आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रेडियंट जो है वो एक ऐसा ऑपरेशन है, किसी स्केलर फंक्शन पे आप ग्रेडियंट ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ग्रेडियंट ऑपरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ओके दस। उसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। मीनिंग कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ टी, जिसको हम डेल ऑफ टी लिखते हैं, ये होता तो अपने आप में एक वेक्टर है, टी स्केलर है, ग्रेडियंट लेके वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ टी। जिस पॉइंट पे आप किसी फंक्शन, स्केलर फंक्शन टी का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ टी खुद जो क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड टी का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज विद डिस्टेंस, यहाँ पे किसके साथ चेंज? डिस्टेंस के साथ। मतलब किसी पॉइंट पी पे हम खड़े हैं और यहाँ पे हम ग्रेडियंट ऑफ टी की अगर बात कर रहे हैं, तो हमारा मतलब ये है किस डायरेक्शन में जाके, या पहले मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, अगर हम टी से इस पॉइंट से थोड़ा सी डिस्प्लेसमेंट करें, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो किस
सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो टी में हो सकता है वो कितना होगा, वही होता है दी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ग्रेडियंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है। और ग्रेडियंट वेक्टर की डायरेक्शन, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम चेंज ऑफ टी। इनफैक्ट मुझे शायद ये लाइन पहले लिखनी चाहिए थी। किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ टी, डेल ऑफ टी एक वेक्टर तो है, लेकिन वो वेक्टर होता कहाँ है, किस डायरेक्शन में और किस मैग्नीट्यूड का होता है। तो आंसर ये है, डायरेक्शन ग्रेडियंट की वो होती है जिस डायरेक्शन में जाने पे टी में सबसे ज़्यादा चेंज होता है। माना यहाँ से इधर को जाने पे अगर टी जो फंक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है तो डेल टी इसी डायरेक्शन में होगा। और डेल टी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मतलब ये वेक्टर इतना लंबा होगा कि ज़्यादा लंबा होगा या छोटा होगा। डेल टी का मैग्नीट्यूड जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने पे जितनी तेज़ी से टी चेंज होता है, जितनी तेज़ी से टी चेंज होता है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टी। ओके, तो जितना टी का रेट ऑफ चेंज होता है इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन में, वही खुद डेल टी का मैग्नीट्यूड बनता है। तो ये पॉसिबली ये सिग्निफिकेंस आप जानते होंगे। ओके, इफ़ यू डोंट नो, इसको आप देख लें कहीं से। तो अब मैं आपको सीधे एग्जाम्पल्स की तरह दे रहा हूँ, मैं इसे ऐसा ना सोचें मैं इसे फॉर्मली डिराइव करके ला रहा हूँ इस रिजल्ट को, बट एक चीज़ चेक कीजिए आप। कार्टेशियन सिस्टम में हमारे कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं सिंपली। तो अगर आप सिंपली इन कोऑर्डिनेट्स को स्केलर फंक्शंस की तरह ट्रीट करें, एक्स अपने आप में एक स्केलर फंक्शन है, तो उसके उस स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। ये टी की जगह मैं एक्स ले सकता हूँ, एक्स टी इक्वल टू एक्स, आप एक स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप इस फंक्शन का टी की जगह आप एक्स रख के अगर इसका ग्रेडियंट निकालें तो आप वेरी इजीली चेक कर सकते हैं इसका ग्रेडियंट यूनिट वेक्टर आई के बराबर बनता है। डू इट योरसेल्फ। ओके, एक्स का ग्रेडियंट आई। ऐसे ही अगर आप वाई, जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम का दूसरा कोऑर्डिनेट है, अब की बार आप टी की जगह वाई समझ रहे हैं, फिर से टी का ग्रेडियंट मतलब वाई का ग्रेडियंट लें इस समय, तो आपको मिलता है जे। तो यहाँ से आप एक पैटर्न इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं। एक्स जो कोऑर्डिनेट है और आई उसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर एक्स का ग्रेडियंट लिया तो करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मिला, वाई का ग्रेडियंट लिया तो करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मिल गया। और ये प्रोसेस एक्चुअली ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में आप जनरली यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सी इसमें भी हमें करेक्शन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ हाउ द यूनिट वेक्टर्स आर रिलेटेड टू दी कोऑर्डिनेट्स। ओके, अगेन अगर आप फिगर में समझना चाहें ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सी इसको समझना भी चाहें आप। अगर आप कोई फंक्शन t इक्वल टू एक्स, आपने एक फंक्शन सोचा, ओके, स्केलर फंक्शन को मैं जनरली t कह रहा हूँ क्योंकि हमने t के टर्म्स में डिफाइन किया है दिस। तो स्केलर फंक्शन t की जगह अगर आप x सोच रहे हैं, तो अब आप जो फंक्शन x है अगर आप उसे प्लॉट करें, प्लॉट करने का मतलब x की वैल्यू आप हर पॉइंट पे लिखिए, तो एक जो वर्टिकल लाइन होती है उस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो माना आप इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो फिर अगर आप ग्रेडियंट का नोशन यहाँ पे अडॉप्ट करें, मैं अगर x इक्वल टू 1 वाली लाइन के किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, अब आपको पूरी लाइन भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस पॉइंट को सोचिए, ये पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ और मुझे इस पॉइंट से एक डिस्प्लेसमेंट करना है। ओके, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में जाने पे x में सबसे ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि आप x के ग्रेडियंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो x का ग्रेडियंट मतलब x का ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में मूव करने पे x में सबसे ज़्यादा चेंज होता है। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वेक्टर, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट वेक्टर उस फंक्शन के, उस स्केलर फंक्शन के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। मुझे केवल इस डायरेक्शन वाले में सेंस है, मुझे इस मैग्नीट्यूड में इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इसमें है किसी t का ग्रेडियंट t के मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन में पॉइंट करता है सिंपली। तो x का ग्रेडियंट x के मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो x का मैक्सिमम चेंज कब होगा, आप रिमेंबर आप कीजिए, x इक्वल टू 1 ये लाइन होती है, x इक्वल टू 2 ये लाइन होती है, 3 ये लाइन होती है, 4 ये लाइन होती है, 5 ये लाइन होती है। तो अगर आप x को सबसे रैपिडली चेंज करना चाह रहे हैं, आपको एक गिवन अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना है, सोचिए आपको एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट करना है, एक ही कदम चलना है, एक कदम माना आपका एक यूनिट 1 मीटर का है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं उस कदम को लेते हुए मैक्सिमम चेंज हो जाए x में, t की जगह इस समय x है, तो x में मैक्सिमम चेंज अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो जाना होगा। अदरवाइज आप जाने को तो यहाँ भी जा सकते हैं और जाने को यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन इन डायरेक्शंस में जाके भी x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा जितना इस डायरेक्शन में जाके चेंज होगा। तो जो मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन है ऑफ t ऑफ x वो ये है इस समय। अगेन आप इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो हम पिछले नोशन में मैं प्योर एक्स डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, ओके, क्वालिटेटिवली आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बट इस समय अगर आप ग्रेडियंट की तरफ देखें, हाँ, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर आई की यही डायरेक्शन होती है। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ही यूनिट वेक्टर एक्स या यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन है। ऐसे ही वाई
जो है, अगर आप टी की जगह वाई सोचें तो वाई फंक्शन को भी आप हर पॉइंट पे प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, माना अगेन इसी पॉइंट पी पे आप खड़े हैं, लेकिन अब की बार आपका इंटरेस्ट है ग्रेडियंट ऑफ वाई में। ग्रेडियंट ऑफ वाई मतलब वो डायरेक्शन, मैं कल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ वाई के डायरेक्शन वो वाली डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करने पे वाई का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है। तो वाई का मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इस डायरेक्शन में होता है और यही आपकी जे की डायरेक्शन होती है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट। ओके, तो इसीलिए ये एक जनरल रूल की तरह आप समझ लीजिए, यूनिट वेक्टर्स को इन जनरल निकालने के लिए आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट फंक्शंस जो हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैथमेटिकली या जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उनका आपको ग्रेडियंट लेना है। ओके, दिस प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं इसे वेरिफिकेशन ही कहूँगा। वहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं आर, रेडियल कोऑर्डिनेट। तो अगर आप आर का ग्रेडियंट ले लें, अब आप में से जो लोग जो पॉइंट मैं यहाँ पे कह रहा था, अगर आप ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी जानते हैं, ये ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट का ऑपरेशन माना प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जानते हैं तो ये कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। बट लेट्स से हमें वो नहीं पता, मैं बाद में शायद उसको कहीं पे मेंशन कर दूंगा किसी लेक्चर में कि ग्रेडियंट का ऑपरेशन अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हम किस तरह से लिख सकते हैं। बट से हमें अभी वो नॉलेज नहीं भी है, तभी भी आप इस कैलकुलेशन को करते हैं। इनफैक्ट ग्रेडियंट जब आपको पढ़ाया गया होगा तो इस तरह की एलिमेंट्री कैलकुलेशंस आपने की होंगी। अब की बार ग्रेडियंट मैं केवल 2 डायमेंशन में निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को ये ऑपरेशन केवल यहाँ तक करना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के बजाय इस समय आर है। आर जो फंक्शन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो इस मैथमेटिक्स को करने के लिए हम आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रिमेंबर आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की जगह अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ, क्योंकि अब देखिए जिस चीज़ का डिफरेंशिएशन कर रहा है पार्शियल, वो भी एक्स वाई का फंक्शन है और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x। तो बेसिकली ये ऑपरेशन अब आपको सिंपल ये मैथमेटिक्स किसी तरह से करनी है और ये डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, आप पहला वाला डिफरेंशिएशन करें डेल बाई डेल एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हाफ का फैक्टर आएगा और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमीटर में। ओके, एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन एक्स पावर एन माइनस 1 वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया और उसके बाद खुद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में चेन रूल से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म से आपको 2x मिलेगा और दूसरे से कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे ही जब आप ये सेकंड वाला डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में इस पूरे का, तो अगेन इतना फैक्टर आपको फिर से मिलेगा हाफ और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब की बार इस एक्स स्क्वायर से के डिफरेंशिएशन से आपको 0 मिलेगा, जबकि वाई स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से आपको मिलेगा 2y, और इस टर्म के साथ यूनिट वेक्टर j लगा हुआ है और फर्स्ट वाले टर्म के साथ यूनिट वेक्टर i। सो दिस इज व्हाट यू गेट। आप चीज़ों को कैंसिल करें, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली एक्स आई प्लस वाई जे ओवर, और अगेन ये जो डिनोमीटर का स्क्वायर रूट है दिस इज आर। यस, अब रिमेंबर एक्स आई प्लस वाई जे तो फिर से वेक्टर आर की डेफिनेशन ही होती है। ओके, उसका एक्सप्रेशन है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ये स्केलर आर नहीं है, स्केलर आर इतना था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ग्रेडियंट लेने पे हमें एक वेक्टर ऑब्टेन हुआ है। अब मैं इसे ऐसे भी छोड़ सकता था, बट लेट्स सी, एक्स आई प्लस वाई जे है वेक्टर आर और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर रखा है, तो बेसिकली आप किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर आर। ग्रेडियंट ऑफ आर आपने लिया तो आपको यूनिट वेक्टर आर मिला, ग्रेडियंट ऑफ एक्स लिया यूनिट वेक्टर एक्स, हम उसे आई लिखते हैं बट ये यूनिट वेक्टर एक्स है। ग्रेडियंट ऑफ आई लिया यूनिट वेक्टर वाई, ग्रेडियंट ऑफ आर लिया यूनिट वेक्टर आर। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। ओके, आप जिस भी ऑर्थोगोनल कर्विनियल सिस्टम से डील कर रहे हैं उसमें अगर आप कोऑर्डिनेट्स का ग्रेडियंट लें तो आपको करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर मिलेगा। इसमें हमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है बट दैट इज़ नॉट द मेजर थिंग। ये दिस आइडिया वर्क्स, और ये आइडिया क्यों वर्क करता है, अगेन ये कांस्टेंट कोऑर्डिनेट कर्व्स जो हैं उनके परपेंडिकुलर ही आपका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो वही चीज़ मैथमेटिकली ऑब्टेन, ये तो हमने क्वालिटेटिवली ऑब्टेन की थी। हाँ, ये फिगर में दिख रहा है, हाँ इस कर्व के टेंजेंट ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर ठीक है। कांस्टेंट आर कर्व्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आर। ओके, कांस्टेंट थीटा कर्व्स के परपेंडिकुलर ये रेड वाली लाइंस हमारे थीटा यूनिट वेक्टर थे। तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको मैथमेटिकली वो निकालना है यूनिट वेक्टर करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर, तो आपको बेसिकली करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट लेना है। ओके दिस अच्छा, लास्ट में अगर हम फॉर कंप्लीटनेस ग्रेडियंट ऑफ थीटा भी निकालें तो ये कितना होगा। अब मैथमेटिकली ग्रेडियंट ऑफ थीटा का ये मतलब होगा, ग्रेडियंट ऑफ आर मतलब ये ऑपरेटर आपको आर पे ऑपरेट करना था, आर की जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया पर ये आर है बेसिकली। तो ग्रेडियंट ऑफ थीटा का मतलब
यही ऑपरेशन आपको थीटा पे करना है। तो मतलब थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, उसके साथ यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा, एक बार थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर जी। पर अब इनको फाइंड कैसे करें? देखिए, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टोरी यहाँ से शुरू हुई थी। आप उसी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर सकते थे, उसी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हमने प्लेन पोलर में करना चूज़ किया। तो एक्स वाई और आर थीटा के बीच कोई रिलेशन है, मैथमेटिकली आप बेसिकली एक चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं। और जो चेंज ऑफ वेरिएबल था ठीक है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, और उनके जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थी वो ये थी। इनफैक्ट मैं यहीं पे अगर लिखूँ उन्हें, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आप आर की वैल्यू जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट की वो यहीं से निकाली थी, और tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स। एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेशंस थे, या इन्वर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस थे वो हैं ये। तो बेसिकली यही रिलेशन आपको इनको निकालने में मदद कर सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए ये स्टेप किस तरह का है, बल्कि वो चीज़ यहाँ पे भी थी। आर जो है, ये आर है, आर इस वर्ल्ड का प्राणी है, आर थीटा वर्ल्ड का, जबकि जिस फॉर्म में हम ग्रेडियंट को यूज़ कर रहे हैं उसमें पार्शियल डिफरेंशियल एक्स और वाई के रेस्पेक्ट के हैं। वही चीज़ यहाँ हो रही है, थीटा थीटा इस वर्ल्ड का प्राणी है, जबकि पार्शियल डिफरेंशियल हम एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको प्रोसीड करने का तरीका जो होता है, और ये मैथमेटिक्स हमें कई बार करनी पड़ती है इस तरह की मैथमेटिक्स। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये वाला, इस समय ये वाला रिलेशन पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। ये रिलेशन बेसिकली क्या कर रहा है, थीटा या थीटा के किसी फंक्शन को एक्स और वाई के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और फिर एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें अलग अलग, तो आपको ये डिफरेंशियल्स मिल सकते हैं। हमारा एम यहाँ पे इस डेल थीटा निकालने के लिए मुझे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन और इस पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो द आइडिया इज, आपके पास अगर थीटा और एक्स वाई के बीच कोई रिलेशन है, जैसा कि ये है, सीधे थीटा नहीं है, tan थीटा है, बट दैट इज ऑल्सो ओके, थीटा का कोई फंक्शन, अगर आपके पास इस तरह का कोई रिलेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को लेट्स सी से हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखी है। tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स वाली इक्वेशन को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर एक डेल थीटा बाई डेल एक्स आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल। तो लेफ्ट हैंड साइड इतना, और राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो उस समय वाई को कांस्टेंट मान सकते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई को कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन आर और थीटा को उस समय कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का पूरा डिफरेंशिएशन किया, पूरा मतलब tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर चेन रूल से डेल थीटा बाई डेल एक्स पार्शियल वाला। और राइट हैंड साइड में लेकिन जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस समय वाई को तो कांस्टेंट मान सकते हैं, तो वाई को आप चिंता मत कीजिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ ये डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, यही मुझे चाहिए। तो इस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स को अब मैं निकाल सकता हूँ। इस टर्म को यहाँ रखा और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, और फाइनली एक चीज़ और की, जो अभी ये एक्सप्रेशन है डेल थीटा बाई डेल एक्स का, अगर आप सीधे सीधे उसे रीड करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा डिनोमीटर में, लेकिन उसके अलावा ये जो बाकी टर्म्स हैं ये एक्स और वाई के टर्म में, मतलब डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का एक्सप्रेशन मिल तो रहा है, पर उसमें एक्स भी है, वाई भी है और थीटा भी है, मिक्स टाइप का हो रहा है। अगेन आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी ये तो हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इनको अगर आप यहाँ साथ साथ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन केवल आर और थीटा के टर्म में आ जाएगा। मतलब सब चीज़ को, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स के एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली लिखने में गलत नहीं है, आप उसे माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट उसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं अगर आप एक्स और वाई की जगह ये रखें। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर आप करें तो फाइनली आपको सिंपली ये मिलेगा। ओके, डू इट योरसेल्फ। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो ये वाला डिफरेंशियल मुझे पता लग गया, डिफरेंशियल मुझे पता लग गया। ऐसे ही डेल थीटा अपॉन डेल वाई, सेम एक्सप्रेशन को अगर आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, पर हम डिफरेंशिएशन पार्शियल कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए डेल थीटा अपॉन डेल वाई एक्स्ट्रा मिलेगा। और राइट हैंड साइड में आपकी बात y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रीड कीजिए, तो 1/x ऐसे ही रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1, सो 1/x। अगेन वही चीज़, ये देखिए ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई तैयार हो गया। डेल थीटा अपॉन डेल वाई ही मुझे चाहिए, बाकी टर्म्स को इधर ट्रांसफर करो। इन रिलेशंस की मदद से x की जगह भी जैसे आप r cos थीटा रख दें तो सिंप्लीफिकेशन करके आपको ये मिलेगा, ये आप खुद कर सकते हैं। डेल थीटा अपॉन डेल वाई आपको मिला cos थीटा अपॉन r। तो ये जो दो पार्शियल डिफरेंशिएशंस हैं
एक माइनस साइन थीटा पर आर बना और दूसरा बना कॉस थीटा पर आर। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो डेल थीटा का जो एक्सप्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी दिस। आर इसमें कॉमन है डिनोमिनेटर में, ओके, एलसीएम, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। और अगर आप पिछला नोट्स को देखें, पिछले लेक्चर्स को देखें, तो ये जो न्यूमरेटर है यही यूनिट वेक्टर थीटा है। थोड़ी देर के लिए इस आर के फैक्टर को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए, मैथमेटिकली तो रखना पड़ेगा, बट ग्रेडियंट ऑफ थीटा ने आपको थीटा यूनिट वेक्टर दे दिया। सी अब आप देख सकते हैं, इसको आप एग्जाम्पल ही समझें, लेकिन अब इसको आप रूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एक्स का ग्रेडियंट ने एक्स यूनिट वेक्टर दिया, वाई के ग्रेडियंट ने वाई यूनिट वेक्टर दिया, आर के ग्रेडियंट ने आर यूनिट वेक्टर दिया, थीटा के ग्रेडियंट ने थीटा यूनिट वेक्टर दिया। ठीक है, उसके साथ एक फैक्टर एक्स्ट्रा है। इस फैक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, फिर से ये वही फैक्टर है, अगर आप लोग ध्यान करें, जब हमने थीटा यूनिट वेक्टर अपने पिछले तरीके से निकाला था, पिछला तरीका मैंने अगले पेज पे फिर से लिखा है, लेकिन जब पिछले तरीके से निकाला था तो वहाँ थीटा यूनिट वेक्टर के साथ एक्स्ट्रा आर वेक्टर मिलता है, आर से मल्टीप्लाइड मिलता है। मतलब यूनिट वेक्टर तो मिलता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है सही ना हो, डायरेक्शन हमें मिल जाती है, हो सकता है मैग्नीट्यूड सही ना हो, लेकिन फिर वही प्रोसेस की बात आती है। भाई अगर आपको कोई वेक्टर पता लग गया तो आप उससे यूनिट वेक्टर बड़े आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। इन वाले स्टेप्स में तो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट लेकर सीधे सीधे आपको यूनिट वेक्टर मिल गया, तो आपको यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन इस वाले स्टेप में हुआ क्या, आपको यूनिट वेक्टर नहीं मिला, उसका मैग्नीट्यूड कुछ और था। लेकिन अगर आपके पास ये वेक्टर भी दे रखा है, ये कहीं से भी आपको अगर एक वेक्टर मिल गया तो आपको कहा जाए इसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर बनाओ, तो इसका यूनिट वेक्टर बनाने में ये फैक्टर हट जाएगा और यूनिट वेक्टर क्या बचेगा, थीटा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगेन, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होने वाला है, ग्रेडियंट। ओके, हो सकता है लास्ट में उसमें ये आर का फैक्टर हमें हटाना पड़े, लेकिन अदरवाइज द बेसिक प्रोसेस इज टेकिंग द ग्रेडियंट ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, हम पहले ये वाली ट्रिक यूज़ कर रहे थे। कोई जनरल कोऑर्डिनेट का नाम अगर ईटा है तो ईटा के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर निकालने का हमने अभी तक ये मेथड यूज़ किया था, ये वाली मैथमेटिक्स कर रहे थे हम। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो आर को, पोजीशन वेक्टर को, ईटा के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपने देखा था इस प्रोसेस के साथ एक समस्या आती है, अगेन कभी कभी हमें यूनिट वेक्टर नहीं मिलता है। जैसे जब हमने आर एक्स को कोऑर्डिनेट माना, आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो सचमुच एक्स यूनिट वेक्टर मिल गया था जिसको हम आई कहते हैं। वाई के रेस्पेक्ट में किया वाई यूनिट वेक्टर जे, आर का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन रेडियल कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में किया आर कोऑर्डिनेट के, तो सचमुच आर यूनिट वेक्टर मिल गया था। इन तीनों केसेस में सीधे सीधे यूनिट वेक्टर मिल गए थे। लेकिन जब हमने डेल आर अपॉन डेल थीटा किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है थीटा, उसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर इस मैकेनिज्म से निकालने की कोशिश की थी, इस प्रिस्क्रिप्शन से निकालने की कोशिश की थी, तो हमें केवल थीटा यूनिट वेक्टर नहीं मिला था, हमें एक्चुअली मिला था आर टाइम्स थीटा। हमें जो वेक्टर मिला था उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं था, उसका मैग्नीट्यूड आर के बराबर था। लेकिन अगर आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, थीटा यूनिट वेक्टर लेंथ 1, लेकिन उसको आर से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसकी लेंथ आर के बराबर है, तो अगर मैं इसे आर से डिवाइड कर दूं बन गया थीटा। ओके, तो फिर हमने इस चीज़ को करेक्ट मैंने इस तरह से किया था। अच्छा, ये बेसिक प्रोसेस तो सही है, लेकिन कभी कभी ये जो है न्यूमरेटर जो है, हो सकता है ये यूनिट वेक्टर ना हो, तो क्या करो, ये जो वेक्टर ऑब्टेन हुआ इसके मैग्नीट्यूड से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। इन 3 केसेस में हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम ये करते भी तो बेसिकली हमें 1 से डिवाइड करना था, क्योंकि पहले ही आपको यूनिट वेक्टर मिला है। जो चीज़ मिली, माना ये जे मिला, जे यूनिट वेक्टर मिला हुआ है, उसको उससे मैग्नीट्यूड 1 से डिवाइड किया, फिर से जे यूनिट वेक्टर बना। लेकिन इस केस में न्यूमरेटर है आपका आर टाइम्स थीटा यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आर के बराबर है, तो आर से आर कैंसिल थीटा। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, ये कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, आप कहीं पे इसे यूज़ ना करें, लेकिन समझने के लिए बेसिकली हमने किया क्या, डेल आर अपॉन डेल ईटा करके जो भी वेक्टर मिला, जैसे इस केस में ये, उसका लास्ट में यूनिट वेक्टर बना दो। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई वेक्टर ए है और उसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जिस तरह का नोटेशन यूज़ किया है वो थोड़ा ऐसा है, कुछ ए मिला और बाद में उस ए के करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन है, बट ये दिमाग में आप इस तरह की पिक्चर बैठा सकते हैं कि हाँ, अभी तक जिस तरीके से हमने किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका सीखा वो ये था। ईटा कोई कोऑर्डिनेट है तो पहले डेल आर अपॉन डेल ईटा करो, पोजीशन वेक्टर को ईटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, जो वेक्टर मिले, इसको करके आपको एक वेक्टर ही मिलेगा, जो वेक्टर मिले उसके करस्पॉन्डिंग का यूनिट वेक्टर निकाल लो, बस। ओके, तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमने यूज़ किया था। लेकिन अब जो नया वाला तरीका अभी हमारे पास अब आ रहा है और जो शायद ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा इन जनरल, वो ये है, जो हमने देखा
एक्स कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट लें तो एक्स यूनिट वेक्टर या आई यूनिट वेक्टर मिलता है सीधे सीधे, वाई का ले लें तो वाई या जे यूनिट वेक्टर, आर का ग्रेडियंट अगर आप लें तो आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है हाँ सीधे सीधे ग्रेडियंट ले लें कोऑर्डिनेट्स का तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है, करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। लेकिन अगेन जब हमने थीटा का ग्रेडियंट लिया तो वो थीटा यूनिट वेक्टर नहीं बनता है, वो एक्चुअली थीटा अपॉन आर। यहाँ आर आप देख रहे हैं, यहाँ आर मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ आर डिवीज़न में है। लेकिन देखिए ये जो आर का एक्स्ट्रा फैक्टर चाहे मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीज़न में मिला, ये आपको थीटा के साथ ही मिला, थीटा वाले केस में ही। इन तीन केसेस में नहीं मिला। आप ऐसे सोच सकते हैं एक्चुअली इन तीन केस में आपको क्या मिला, 1 इंटू आई, 1 इंटू जे, 1 इंटू आर, और यहाँ आपको मिला आई अपॉन 1, जे अपॉन 1, आर अपॉन 1। यहाँ भी आपको अगर इसी के पैरेलल आप सोचना चाहें तो यूनिट वेक्टर के साथ जो फैक्टर मैग्नीट्यूड फैक्टर मल्टीप्लाइड था, यहाँ वो मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ डिवीज़न में। यहाँ 1 मल्टीप्लाइड था, यहाँ डिवाइडेड था, मल्टीप्लाइड था, डिवाइड। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ थीटा यूनिट वेक्टर के अलावा आर का फैक्टर मल्टीप्लाई होके मिला, और ग्रेडियंट के केस में वही आर का फैक्टर आपको डिवाइड होके मिला। ओके, इनफैक्ट इसके बीच भी एक मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, उसको मैं केवल लिखूंगा वो, क्योंकि शायद सबके लिए इतना आसान नहीं होगा एटलीस्ट एलिमेंट्री स्टेज पे। बट पहले मैं इस प्रिस्क्रिप्शन की बात कर दूँ। माना अगेन किसी जनरल कोऑर्डिनेट का नाम हमारे ईटा है, किसी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन या किसी भी डायमेंशन में, तो अगर आपको करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ईटा की निकालना है, मैथमेटिकली ऑब्टेन करना है, तो जो आपको ऑपरेशन करना है वो है ग्रेडियंट ऑफ ईटा। अगेन मैंने यहाँ इक्वल नहीं लिखा, क्योंकि इक्वल से देखिए डेल ऑफ थीटा से थीटा यूनिट वेक्टर नहीं बनता है, उसके साथ कोई मैग्नीट्यूड फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, लेकिन रफली प्रोसेस यही है। इसके बाद जो आपको मिले, ग्रेडियंट आप किसी स्केलर का लेते हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन आपका एक स्केलर फंक्शन होगा, तो उसका जब आपने ग्रेडियंट लिया तो बाद में उस ग्रेडियंट वाले वेक्टर का को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दो। तो ये प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, ये आपको जो ये 1 अपॉन आर का फैक्टर इस समय है, इसको हटाने के लिए इसको आपको 1 अपॉन आर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 अपॉन आर मतलब मैग्नीट्यूड, जो चीज़ मिली ग्रेडियंट लेके जो चीज़ मिली उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ओके, तो ग्रेडियंट लिया ईटा का और उसको जो वेक्टर मिला उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दो, तो आपका ईटा यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगेन मैंने इसको इसी लैंग्वेज में इस तरह से लिखा है, पहले ईटा कोऑर्डिनेट कुछ है, उसका ग्रेडियंट ले लो, ग्रेडियंट लेके जो भी वेक्टर मिला उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर बना दो। ओके, अगेन ये नॉन स्टैंडर्ड नोटेशन है बट याद रखने के लिए दिस। तो आप पे यूनिट वेक्टर बेसिकली कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी ऑर्थोगोनल सिस्टम में कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 मैकेनिज्म आ चुके हैं। ओके, दिस और दिस। अच्छा, और आप दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं क्वालिटेटिवली, क्योंकि यहाँ मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है आप मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ईटा देख रहे हैं। ओके, वो बात हम पीछे कर चुके हैं। और ग्रेडियंट भी तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की बात करता है, इसीलिए वो दोनों मैच होती हैं। ठीक है, मैं इससे ज़्यादा वो नहीं बात करूँगा कि ग्रेडियंट बेसिकली मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ ईटा ढूंढ रहे हैं आप, और जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है जिसे मैंने प्योर चेंज ऑफ ईटा कहा था, तो अगर ईटा केवल ईटा चेंज हो रहा है तो मतलब ईटा में सबसे ज़्यादा चेंज ईटा में ही तो हो रहा होगा, मैक्सिमम चेंज हो रहा होगा ईटा में, सॉरी। तो ये इसीलिए दोनों पिक्चर्स क्या हैं, कनेक्टेड। इनफैक्ट इसको आप और थोड़ा डीप ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, ये जो भी चीज़ है अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो यहाँ आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए। से मैं एक डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ देखिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स का डॉट प्रोडक्ट डेल एक्स के साथ, या डेल आर अपॉन डेल वाई का वाई के ग्रेडियंट के साथ, या डेल आर अपॉन डेल आर का आर के ग्रेडियंट के साथ, या सॉरी डेल आर अपॉन डेल थीटा का ग्रेडियंट ऑफ थीटा के साथ। लेफ्ट वाली वैल्यू यहाँ से रीड कीजिए, राइट वाली क्वांटिटी डॉट वाली वैल्यू यहाँ से रीड कीजिए। ये भी आई है, ये भी आई है, आई डॉट आई कितना होता है 1। ये भी जे, ये भी जे, ये भी जे, ये भी जे डॉट जे भी कितना होता है 1। ये यूनिट वेक्टर आर, ये भी यूनिट वेक्टर आर डॉटेड विद यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर को खुद के साथ डॉट करोगे आपको 1 ही मिलेगा। लेकिन इस केस में इसको इसके साथ डॉट करेंगे, आर से आर का फैक्टर कैंसिल, बचा थीटा डॉट थीटा भी कितना होता है 1। आप एक इंटरेस्टिंग फीचर देख रहे हैं, ये ऑपरेशन और ये ऑपरेशन अगर मैं कह सकूं जैसे एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स में इसलिए कह रहा हूं, मैट्रिसेस में कोई मैट्रिक्स है एक्स, तो एक्स इंटू एक्स इनवर्स करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1,
मैट्रिक्स की दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल 1 की तरह होता है, आइडेंटिटी। नंबर्स में 2 इंटू 1/2, नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया 1। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है डॉट प्रोडक्ट को, अगर आप एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही है वो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है हमेशा मल्टीप्लाई होकर 1 दे रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये ऑपरेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में, और खुद उस कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट जैसे एक दूसरे के इन्वर्स टाइप के ऑपरेशन हों। ओके, अब इसके मैं अगर थोड़ा सी इसके डेप्थ में जाऊं, एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है, मैं इस वाले केस में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जस्ट थोड़ा सी कि ये चीज़ क्यों वर्क कर रही है। ओके, जिन लोगों को उतना इससे एक्सपीरियंस ना हो उसे यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, बट रियली दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया। माना थीटा जो है, मैं थीटा वाला एग्जाम्पल को लेता हूँ, ये लास्ट वाला एग्जाम्पल थीटा। जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशंस हैं या इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, उससे हम थीटा को एक्स और वाई के फंक्शन के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन लिखूँ, मुझे जरूरत नहीं है, बट वैसे थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। तो थीटा एक्स और वाई का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, थीटा एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन है। ओके अच्छा, अब अगर आप ये ऑपरेशन करें डेल ईटा, ईटा को कोई भी वेरिएबल है, अभी मैं ईटा को एक्चुअली बाद में चेंज करने वाला हूँ, बट थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हमारे पास कहीं पे इस तरह का मैथमेटिक्स हमें करनी होती है कि थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन ईटा के रिस्पेक्ट में करना है, बट थीटा खुद एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम जो चेन रूल है कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ईटा प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई अपॉन डेल ईटा। जो फंडामेंटल रिजल्ट हमारा एक कैलकुलस का होता है। ओके, अगेन जिन लोगों को वैसे क्लियर नहीं है, सबसे एलिमेंट्री स्टूडेंट को भी मैथमेटिक्स से रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चेन रूल है ये बेसिकली कैलकुलस का, और अगेन जो मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज में वेक्टर एनालिसिस है वहाँ पे इसे हमने यूज़ किया है 2-3 बार, वहाँ पे थोड़ा इसे और समझाने की कोशिश की है, बट दिस इज़ द फंडामेंटल रूल। ये मैं इसे एक मैथमेटिकल रिजल्ट की तरह कोट कर रहा हूँ। ओके, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे होनी चाहिए। हुआ क्या है, थीटा क्योंकि खुद एक्स और वाई का फंक्शन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरह से आपका चेंज हुआ है, थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन खुद एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया और एक्स खुद ईटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ओके, और फिर थीटा वाई का भी फंक्शन है, तो एक और टर्म आया जिसमें थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है और खुद वाई ईटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ओके, ये वो है, ईटा कोई भी फंक्शन हो आप इस तरह से इसे हमेशा लिख सकते हैं चेन रूल की मदद से। अब मैं इसको एक पर्टिकुलर केस में वो करता हूँ, अगर मैं ईटा की जगह अगर थीटा ही लूँ तो लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये जो टर्म है ये बेसिकली हो गया डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, और राइट हैंड साइड में ईटा की जगह अगर मैं थीटा लूँ तो ये है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई इंटू, ये डॉट अभी डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है सिंपली, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ओके, अच्छा, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को अपने दिमाग में ए एक्स समझिए, मैंने आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए उससे आपको आसानी रहेगी। इसको ए एक्स समझिए, इसको बी एक्स समझिए, इसको ए वाई समझिए, इसको बी वाई समझिए, मैंने जस्ट नाम रख दिया इन चीज़ों का। तो बेसिकली ये एक इस तरह का टर्म है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। ओके, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई को आप हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे डॉटेड विद बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। बेसिकली मैंने किया क्या, ओके लेट मी राइट इट एक्सप्लिसिटली। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स के साथ एक यूनिट वेक्टर आई ले लूँ और डेल थीटा अपॉन डेल वाई के साथ यूनिट वेक्टर जे ले लूँ, और इसका डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट लूँ डेल एक्स अपॉन डेल थीटा आई प्लस डेल वाई अपॉन डेल थीटा जे। ये और ये टर्म ये इसमें गए आई और जे के साथ, और ये जो पीछे के दो टर्म्स हैं ये इसमें, क्योंकि आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स आई प्लस ए वाई जे का डॉट प्रोडक्ट अगर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे के साथ हो तो लास्ट में आपको मिलता केवल है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। तो यहाँ पे एक तरह की मैंने मैथमेटिकल ट्रिक की, लेकिन ये ट्रिक करने का एडवांटेज आप देखिए, आप केवल इस टर्म को देखिए, मैं इसके और क्लियरली यहाँ साफ साफ लिखता हूँ। बेसिकली ये आपने किया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे के साथ डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये फर्स्ट वाला टर्म है। डॉट प्रोडक्ट के बाद कुछ और है, उसको तब लिखता हूँ। ये चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये देखिए केवल 2 डायमेंशन में हम हैं, टी का ग्रेडियंट ये थीटा का ग्रेडियंट है।
ये है डेल ऑफ थीटा, 2 डायमेंशन में है पर ग्रेडियंट ऑफ थीटा ही है ये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, और जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को देखते हैं जरा। सेकंड टर्म है डेल एक्स आई ओवर डेल थीटा प्लस डेल वाई ओवर डेल थीटा जे। यहाँ दोनों डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ हम डेल अपॉन डेल थीटा ले रहे हैं, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डेल बाई डेल थीटा ले रहे हैं किसका, एक्स आई प्लस वाई जे का। इसको केयरफुली चेक कीजिए, आई और जे तो कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं, तो उनका तो डिफरेंशिएशन में कोई रोल होता नहीं है। फर्स्ट वाले में पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल एक्स का हो रहा है थीटा के रेस्पेक्ट में, वो यहाँ से हो जाएगा दिस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन जो होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसे यूज़ किया है दिस। और ये चीज़ क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे क्या है, आर, पोजीशन वेक्टर जिसे आप कहते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है वो डेल आर अपॉन डेल थीटा है। तो चेक कीजिए, ये जो था लेफ्ट हैंड साइड डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कितने के बराबर बन रहा है, ग्रेडियंट ऑफ थीटा और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डेल आर अपॉन डेल थीटा। और जो मैं यहाँ पे चीज़ ट्राई कर रहा था ये यही तो है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, एक ही बात होती है डॉट प्रोडक्ट में। डेल थीटा का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, थीटा के रेस्पेक्ट में ही पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिस चीज़ का ग्रेडियंट लिया उसी के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, पोजीशन वेक्टर को। ओके दिस। और लेफ्ट हैंड साइड से आप देखें थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होना चाहिए, 1, वही तो हमें यहाँ मिला था। लेकिन ये बाकी केसेस में भी इसीलिए वर्क कर रहा है। अब ये थीटा की जगह अगर कोई और फंक्शन भी होता, अब मुझे बल्कि ये जो न्यूमरेटर वाला थीटा है इसकी जगह अगर मैं एफ भी लिखता, एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई का, कोई भी फंक्शन आप अपनी मर्जी का चुन लीजिए एक्स और वाई का। ओके, तो थीटा की जगह, न्यूमरेटर वाले थीटा की जगह बोल रहा हूँ मैं, न्यूमरेटर वाले थीटा की जगह अगर आप एफ रख दें, ओके, तो ये प्रोसेस वर्क करेगी आपकी। ओके, फिर डिनोमिनेटर वाले ईटा की जगह भी आपको एफ ही रखना पड़ेगा, लेकिन द प्रोसेस वर्क्स। ओके, तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये इसलिए वर्क कर रहा था। तो ये जो दो तरीके हैं, बट द पॉइंट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद इट यू इज, आप चाहे इस मेथड को चूज करें चाहे इसको। यूनिट वेक्टर्स अगर आपको कोऑर्डिनेट फंक्शन से निकालने हैं तो चाहे तो ये मेथड यूज़ करो चाहिए, लेकिन एक चीज़ का लास्ट में ध्यान रखना पड़ता है, हो सकता है जो वेक्टर हमें मिले वो यूनिट वेक्टर ना हो, आपको उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके अप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। ओके दिस। तो यहाँ पे इसको इतने पे ही कंक्लूड करेंगे, इसमें और ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। अच्छा, एक पॉइंट और लेकिन इसके साथ, ये थीटा वाले केस में ये एक्स्ट्रा आर का फैक्टर क्यों आता है? मैं एक्स्ट्रा आर इसको भी और इसको भी कह रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवीजन में, पर मैं उसे दोनों को एक्स्ट्रा आर कह रहा हूँ। ये आर का फैक्टर बाकी जगह तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ सीधे सीधे यूनिट वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया, यहाँ भी मिल गया, लेकिन यहाँ ये आर का फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, या तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वाई दिस एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ आर या 1/r इन डेल थीटा। एक्स और वाई जो हैं ये कोऑर्डिनेट्स, जब आप यूनिट वेक्टर आई या जे निकाल रहे थे तो आप एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को देख रहे थे, और एक्स और वाई की डायमेंशन लेंथ की होती है। ओके, और जो आर होता है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड जो होता है, आर कोऑर्डिनेट जिसे आप कहते हैं, वो भी लेंथ होती है। ओरिजिन से डिस्टेंस, रेडियल कोऑर्डिनेट भी डिस्टेंस नापता है। तो ये तीनों जो हैं ये डिस्टेंस टाइप की चीज़ें हैं, डिस्टेंस हैं, जबकि थीटा डिस्टेंस नहीं है। थीटा क्या है? एंगल। तो अब इस चीज़ को इस तरह समझिए सिंपली, माना हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, और हम थीटा को थोड़ा सी चेंज करते हैं, थीटा को चेंज करते हैं थीटा प्लस डी थीटा, आर को चेंज नहीं करते हैं। ओके, आर को बिना चेंज किए अगर मैं केवल थीटा को चेंज करना चाहूँ तो सवाल इस तरह से पूछा मैंने, पार्टिकल कितना मूव करता है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे आपको दो सिचुएशंस दिखाता हूँ। माना ये कोई स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग हम दो पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं। इस पॉइंट को चाहे तो आप P1 समझ लीजिए, इसको P1, मैंने नाम नहीं लिखे हैं, बट से दिस इज पॉइंट P1, पॉइंट P2। यहाँ पे एक पार्टिकल था पॉइंट P1 पे, एक पार्टिकल था पॉइंट P2 पे। इन दोनों के जो डिस्टेंस कोऑर्डिनेट थे, एक का R1 और दूसरे का R2, रेडियल कोऑर्डिनेट, लेकिन दोनों के लिए जो थीटा है, ये रेड से मैंने दिखाया, ये थीटा यहाँ पे लिखा है, दोनों के लिए थीटा सेम था। मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ शुरुआत में, अभी ये पॉइंट्स दोनों मूवमेंट करेंगे, बट शुरुआत में P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं R1 और थीटा, और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं R2 और थीटा। R1 R2 अलग अलग हैं, R1 कम है, R2 ज़्यादा है, लेकिन थीटा दोनों के लिए क्या है? सेम। अब हमने क्या किया,
थोड़ा सी थीटा एंगल को बढ़ाया, आर को टच नहीं किया, आर वन ही रहेगा, आर टू रहेगा। मतलब आप एक टाइम पे केवल एक पार्टिकल पे कंसंट्रेट कीजिए। ये पार्टिकल थोड़ा सी मूव किया, लेकिन इसने मूवमेंट इस तरह से किया कि R1 की वैल्यू चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हुई, केवल थीटा एंगल थोड़ा सी बढ़ गया। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इसका मतलब जरूर ये पार्टिकल जो यहाँ पे था P1 पे, ये अब यहाँ चले गया होगा। माना इस पॉइंट का नाम आप रख रहे हैं P1 डैश, डैश मतलब बाद वाला पॉइंट, P1 वाला ही बाद में। पार्टिकल ने एक मोशन किया। देखिए मोशन को दो तरह से समझिए। मोशन में चेंज क्या हुआ, R1 कोऑर्डिनेट पे फर्क नहीं पड़ा, थीटा कोऑर्डिनेट पे फर्क पड़ा। इसे जनरली आप सोचिए, अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे होंगे, चेंज। दोनों भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो चेंज होगा ही होगा। माना पहले भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट था R1 थीटा, और बाद में भी कोऑर्डिनेट R1 और थीटा ही रहा, तो इसका मतलब पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं किया है। लेकिन अगर R1 तो R1 ही रहा, लेकिन थीटा भी अगर चेंज हो गया, थीटा से थोड़ा बदल के थीटा प्लस डी थीटा हो गया, तो इसका मतलब पार्टिकल ने थोड़ा सी मोशन किया है। बल्कि आप उसे अगर इस फिगर में समझें, जो पार्टिकल P1 पे था वो अब चले गया P1 डैश पे। इस प्रोसेस में डिस्टेंस तो उसकी ओरिजिन से R1 ही रही, ये भी R1 डिस्टेंस है, ये भी R1 डिस्टेंस, क्योंकि ये एक सर्कल का सेगमेंट है, बहुत छोटा सेगमेंट। ओके, डी थीटा स्मॉल एंगल है, तो आप इस सर्कल के सेगमेंट को स्ट्रेट लाइन भी ट्रीट कर सकते हैं। एक छोटा सी डिस्प्लेसमेंट किया, जिस डिस्प्लेसमेंट को हम dr1 लिखते हैं। ठीक है, पहले का वेक्टर पोजीशन वेक्टर R1 था और अब उसमें dr1 और ऐड हो गया। लेकिन ये फिगर में ही हम देखें, अच्छा इतना पार्टिकल मूव कर गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट R1 और थीटा, इस पॉइंट का रेडियल कोऑर्डिनेट तो R1 ही है, लेकिन एंगल हो गया थीटा प्लस डी थीटा। लेकिन अब सवाल ये है, इस चेंज के दौरान पार्टिकल के कोऑर्डिनेट तो इतना चेंज हुआ। मैं इस चीज़ को और क्लियरली यहाँ पे लिखूँ, पहले जिसका कोऑर्डिनेट R1 और थीटा था, मोशन के बाद R1 तो R1 ही रहा, लेकिन थीटा हो गया थीटा प्लस डी थीटा। तो मोशन तो हुआ है, लेकिन मोशन के दौरान पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी चली है। थीटा डिस्टेंस नहीं है, थीटा तो एंगल है, एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसमें भी वो इन्फॉर्मेशन है कि हाँ आप कह रहे हैं भाई पार्टिकल पहले इस पोजीशन पे था, अब यहाँ चले गया। लेकिन अब हम सवाल का आंसर इस तरह से चाह रहे हैं, हमारा सवाल ये है, ठीक है ये चेंज तो हुआ, ये तो कोऑर्डिनेट्स का चेंज है। इस प्रोसेस में हुआ क्या, ओवरऑल आप बहुत सिंपली कह सकते हैं थीटा कोऑर्डिनेट डी थीटा बढ़ गया है, डी थीटा मूवमेंट हुआ है केवल। ओके, एंगल वाइज थोड़ा सी एंगल और बढ़ गया है, वेरी सिंपली। लेकिन एक्चुअल पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी चली है, ये डिस्टेंस। अब इस सवाल को इस तरह से देखिए, अगर यही सवाल हम इस पार्टिकल के लिए पूछते, माना यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल था, इस पॉइंट का नाम P2, इसके लिए रेडियल डिस्टेंस R2, और माना इसके लिए भी स्टार्टिंग एंगल थीटा ही था, और इसके लिए भी एंगल का चेंज डी थीटा के बराबर ही हुआ, तो इस पार्टिकल का मोमेंट तो यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि डी थीटा एंगल वाली जो लाइन है वो ये लाइन है, ये। अगर ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट है P2 डैश, तो सेकंड पार्टिकल के लिए जो कोऑर्डिनेट्स का चेंज है वो इस तरह से है, पहले स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट R2 और थीटा थे, और बाद में R2 तो R2 ही रहा और थीटा हो गया थीटा प्लस। तो दोनों पार्टिकल्स के लिए सिचुएशन एक जैसी हुई, रेडियल कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जो कैंसिल कर रहा हूँ उसका मतलब ये R1 का R1 ही रहा और ये R2 का R2, रेडियल कोऑर्डिनेट पे फर्क नहीं पड़ा। और जो थीटा कोऑर्डिनेट है वो थीटा से डी थीटा इंक्रीज हो गया, डी थीटा का इंक्रीमेंट। तो दोनों के लिए थीटा के टर्म्स में तो कहानी एक जैसी हो रही है कि हाँ दोनों में क्या चेंज हुआ। अगर आप थीटा के टर्म्स में सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, केवल थीटा कोऑर्डिनेट थोड़ा सी और बढ़ गया, डी थीटा और इंक्रीमेंट हो गया। और अगर आप इनके एक्चुअल मोशन को देखें, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है? नो। फिगर में भी देख सकते हैं। और मैं जिस कहानी को मैं इतना लंबा घुमा के कह रहा हूँ, मैं उसे बेसिकली वो ये है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल से मेरा मतलब ये डी थीटा एंगल से है, ये छोटा सी एंगल डी थीटा जो बन रहा है। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पार्टिकल के मोशन के लिए देख रहे हैं, तो ये इसके लिए आर्क चाप है, ये सर्कल का हिस्सा है, लेकिन आप इसे स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर एंगल स्मॉल है। इस आर्क की लेंथ इस पॉइंट पे dr1 है, इसका मैग्नीट्यूड। जितना पार्टिकल ने मोशन किया इस वाले ने, वो है dr1। तो इस वाले पार्टिकल के लिए अगर आप इस सिचुएशन को अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे डी थीटा बराबर पहले वाले के लिए dr1 ओवर, और डिस्टेंस कितनी है r1। जबकि इसी एक्सप्रेशन को अगर आप इस वाले पार्टिकल के लिए यूज़ करें तो डी थीटा एंगल तो उतना ही है, बट dr2 अपॉन,
तो अगर आप इन टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएं तो आपको पता लगता है dr1, जिसको मैंने dr1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है, d थीटा को r1 से मल्टीप्लाई करके मिलता है और dr2 r2 को d थीटा से। एंगुलर चेंज दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंस वाइज चेंज है, ये डिस्टेंस है, थीटा एंगल है, एंगल का चेंज तो दोनों के लिए बराबर है, पर जो एक्चुअली डिस्टेंस मूव की है इसने कम और इसने ज़्यादा। कम और ज़्यादा क्यों आया? एक के लिए r1 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम है, दूसरे के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? तो आप फिर से ये देखिए, ये वाले केस में ये r का एक्स्ट्रा फैक्टर, अब इसे डिनोमिनेटर वाला भी मैं उसी तरह से समझा सकता हूँ, पर मैं उतने उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट पॉइंट ये है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर जो r का आपको मिला, अब इसे जनरलाइज करते हैं, r1 वाले के लिए d थीटा के साथ r1 मल्टीप्लाई हुआ डिस्टेंस निकालने के लिए, r2 वाले के लिए r2। तो अगर किसी जनरल पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, उसका पोजीशन, उसका डिस्टेंस यहाँ से r थी, तो अगर एंगल में चेंज d थीटा का होता है तो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस मूव करेगा? r टाइम्स d थीटा, दिस जनरल। तो ये जो r का एक्स्ट्रा फैक्टर है ये इसीलिए आता है, ओके, एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस। बहुत सिंपली आप इसे ये सोचिए, माना ये इस लाइन को अगर मैं थीटा एंगल घुमा दूं तो इस लाइन के सारे पॉइंट्स घूमे तो थीटा डी थीटा एंगल हैं, लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, नज़दीक वाले पॉइंट्स ने कम डिस्टेंस ट्रेवल की है, दूर वाले पॉइंट ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? दिस फैक्टर ऑफ r, ओके। और मैं इसमें और ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को हम और सिस्टमेटिकली और वैसे स्टडी कर सकते थे, बट इस तरह के फैक्टर को हम कहते हैं, ये थीटा कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड स्केल फैक्टर है। थीटा तो एक कोऑर्डिनेट है, थीटा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन थीटा में अगर थोड़ा सी चेंज करें डी थीटा का, तो एक्चुअली डिस्टेंस में कितना चेंज होता है वो आपको डी थीटा को एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इस तरह के फैक्टर को हम कहते हैं स्केल फैक्टर। तो सिंपली ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ r, चाहे यहाँ आ रहा है यहाँ आ रहा है, ये स्केल फैक्टर है। यहाँ स्केल फैक्टर क्यों नहीं आए? इसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा, x और y और r कोऑर्डिनेट के साथ जो एसोसिएटेड स्केल फैक्टर होता है वो एक्चुअली 1 होता है। यहाँ भी स्केल फैक्टर आता है, लेकिन इनका स्केल फैक्टर अपने आप 1 के बराबर होता है। तो 1 का फैक्टर अगर आप लें, लिखो ना लिखो एक ही बात है, जबकि थीटा के साथ एसोसिएटेड जो स्केल फैक्टर है वो r के बराबर है, इसलिए ये r इस तरह से यहाँ न्यूमरेटर में और इस तरह से यहाँ डिनोमिनेटर में अपनी प्रेजेंस दिखाता है, ओके। सो मैं इतना ही आंसर देना चाहूँगा। मैं इसे और क्लियर कर सकता हूँ, यहाँ r मल्टीप्लिकेशन में क्यों है, यहाँ डिवीजन में क्यों है, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ओके। यस, सिंपली एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस जो है ये, लेकिन आप इसे हमेशा ये ना सोचिए एंगल इक्वल टू r अपॉन रेडियस। इन जनरल कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर यूज़ करते हैं तो कोऑर्डिनेट का चेंज अगर डी थीटा के बराबर है, तो जो डिस्टेंस है, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना, अगर आप उसे पार्टिकल के मोशन के टर्म्स में सोचें, फिजिकल टर्म्स में सोचें कि पार्टिकल कितना मूव किया, ठीक है, एंगल तो इतना चेंज हुआ, अब एंगल नहीं, मैं कोऑर्डिनेट कहता हूँ, कोऑर्डिनेट तो इतना चेंज हुआ, लेकिन पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर की, उनके बीच एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो सकता है, ये 1 के बराबर भी हो सकता है जैसा इन केसेस में है, लेकिन इन जनरली अगर ये कोई फैक्टर है तो इसे हम कहते हैं स्केल फैक्टर। और बाद में आप में से जो लोग हायर स्टडीज़ करेंगे, इवन जब टेंसर्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम मीट्रिक की बात करते हैं, मीट्रिक टेंसर। तो एक्चुअली ये जो स्केल फैक्टर, ये r तरह के जो कंपोनेंट्स हैं ना, ये r टाइप के फैक्टर, ये मीट्रिक से रिलेटेड होते हैं, ओके, समथिंग कॉल्ड द मीट्रिक टेंसर। मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स एक्चुअली इनके स्क्वायर होते हैं, ओके। सो दैट वी विल सी, वो एडवांस हमारी स्टडीज़ में आएगा, बट होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि क्यों ये फैक्टर इस तरह का आ रहा है। इनफैक्ट ये फैक्टर आप मिस नहीं कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट दे रहा हूँ, अभी हम 2 डायमेंशन में इस रिजल्ट को देखेंगे, फिर 3 डायमेंशन में भी देखेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट बनता है, कुछ इस तरह का एक फिगर बनता है, लाइक अ पीस ऑफ केक, ओके, कुछ इस तरह का, मैं उसे ढंग से शायद यहाँ पे बना भी नहीं पा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए थोड़ा गलत बना, समथिंग लाइक दिस। इसकी जो अलग अलग साइड्स होती हैं उनकी लेंथ होती है dr, 1 इंटू dr को मैं 1 इंटू dr लिख रहा हूँ, और एक साइड की लेंथ होती है r इंटू डी थीटा, दिस आर्क, ओके, r इंटू डी थीटा, और एक साइड की लेंथ होती है r साइन थीटा। अभी आप उस टर्म्स में भूल जाइए, आप इसे इसकी तरह देखिए, एक कोऑर्डिनेट का नाम dr है, r है, उसका चेंज dr, लेकिन वो उसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है 1, मतलब r कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड जो स्केल फैक्टर है वो 1 का है। वहाँ पे भी एक थीटा कोऑर्डिनेट आता है, थीटा कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड जो स्केल फैक्टर है वहाँ पे भी r का ही होता है, लेकिन वहाँ पे एक तीसरा एंगुलर कोऑर्डिनेट और आता है जिसको हम फाई कहते हैं, और फाई के साथ, फाई का जो डिफरेंशियल है डी फाई, डी थीटा की जगह यहाँ पे डी फाई, उसके साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है
वो आता है आर साइन थीटा। ये जो फाई कोऑर्डिनेट है इसके साथ एसोसिएटेड जो स्केल फैक्टर है वो आर साइन थीटा होता है। ओके, तो वहाँ पे इस तरह का वो आता है। तो ये हम बाद में ही कवर करेंगे, बट ये चीज़ जो है, ये आइडिया यहाँ इस तरह से भी इनकॉर्पोरेट होता है। बस अच्छा, अब चलते हैं टुवर्ड्स सम एप्लीकेशंस ऑफ द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेट से हमने डेवलप कर लिया, कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई, हाँ उसका ग्रिड स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, उसके यूनिट वेक्टर्स इस तरह के होते हैं, इस तरह की मैथमेटिक्स करके हम कोऑर्डिनेट से यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्यों यार, कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई हमारे पास था और जो कि इस्तेमाल करना यूजुअली बड़ा आसान होता है, क्यों हम आर और थीटा सिस्टम को यूज़ करना चाहेंगे? क्यों एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हम चाह रहे हैं? ये मैं एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जब ये पूरा हो जाएगा मैं तभी उसको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि क्यों हमने आर थीटा इस्तेमाल किया। अभी मैं ब्लाइंडली फॉलो करूँगा। ओके, सिचुएशन ये है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखिए, नॉर्मली आप करते क्या हैं, माना आप कार्टेशियन सिस्टम में भी हैं तो किसी भी वेक्टर को आप हमेशा ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। क्योंकि हम कार्टेशियन सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो हमारे यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, आई और जे। तो बेसिक इस तरह के इक्वेशन का बेसिक मीनिंग ऐसा हो गया, किसी वेक्टर को आप आई और जे के टर्म में डिकम्पोज कर रहे हैं। जिस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम में, उसके यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में आपने किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर दिया। अब आर थीटा सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स होते हैं ये और ये, आर और थीटा। तो यहाँ पे हमारा सेंस कुछ ऐसा होगा, माना कोई वेक्टर है, वही वाला वेक्टर ए है, हम इस वेक्टर को कुछ इस तरह से ब्रेक करना चाहेंगे, समथिंग इनटू आर यूनिट वेक्टर प्लस समथिंग इनटू थीटा। जैसे यहाँ किया, वेक्टर ए को ब्रेक किया, समथिंग इनटू आई यूनिट वेक्टर प्लस समथिंग इनटू जे यूनिट वेक्टर। समथिंग मतलब कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जिन्हें आप कहते हैं, वही चीज़, ऐसी कुछ चीज़ हम यहाँ करना चाहेंगे। किसी वेक्टर को इस तरह से ब्रेक करना कि उसमें या तो रेडियल वेक्टर वाला कंपोनेंट रहे या थीटा यूनिट वेक्टर वाला कंपोनेंट रहे। ओके, लेकिन अब यहाँ स्टार्टिंग में एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है। मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये मैंने कहाँ से लिखा, इसको ऐसे समझिए। आर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर आप यहाँ से लिखते हैं आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। नॉर्मली मैं आपको यहाँ पुश करना चाह रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर को हम अब इस तरह से ब्रेक करना चाहेंगे या ब्रेक करेंगे कि उसमें एक आर यूनिट वेक्टर वाला हिस्सा हो और एक थीटा यूनिट वेक्टर वाला हिस्सा हो। लेकिन ये एक्सप्रेशन सही है, तो इसको अगर आप वो ट्रांसफ़र करके लिखें इस आर के फैक्टर को, आपको केवल ये मिलता है। पोजीशन वेक्टर जो है उसमें ये वाला हिस्सा गायब है। आप कार्टेशियन में इस सिचुएशन को देखिए, कार्टेशियन में कोई पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है आर, तो इस आर को आप लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। मतलब पोजीशन वेक्टर में एक्स कंपोनेंट भी होता है और वाई कंपोनेंट भी होता है। ओके, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल कहीं पे भी हो, उसके पोजीशन वेक्टर में थीटा कंपोनेंट होता ही नहीं है। इस चीज़ को इस आप फिगर से समझें तो आप इसे समझ पाएंगे। भाई आप इस पॉइंट पे हैं पी, ये पॉइंट पी है, तो आप इसे कहते हैं हाँ ये है पोजीशन वेक्टर आर, ये है पोजीशन वेक्टर आर। और इसी पॉइंट पी पे यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन कहाँ होती है? यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन हम देख चुके हैं, इसी लाइन के अलोंग इस पॉइंट पे आगे की ओर। ये मैंने इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिखा है, पोजीशन वेक्टर बड़ा एक स्पेशल वेक्टर है। किस सेंस में? मैं इस पॉइंट का अगर थीटा यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ करूँ, अगर मैं दो अलग अलग कलर के पेन से इस पॉइंट पे आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर दोनों बनाऊँ, ये आर यूनिट वेक्टर और ये है थीटा यूनिट वेक्टर। ये हम देख चुके हैं, आर और थीटा यूनिट वेक्टर इस तरह से होते हैं किसी भी पॉइंट पे। पोजीशन वेक्टर जो है वो पूरी तरह से आर यूनिट वेक्टर की ही डायरेक्शन में होता है, इसीलिए थीटा यूनिट वेक्टर के साथ जीरो आया। इसको बनाने के लिए, इसको इस तरह सोचिए, इस वेक्टर को बनाने के लिए आपको केवल ये वाला वेक्टर लेना है, आर वाला यूनिट वेक्टर लिया और उसको इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो। माना ये दूरी है 3 मीटर, तो 3 टाइम्स यूनिट वेक्टर आर, ये वेक्टर बन गया। लेकिन ऐसा केवल इस केस में हो रहा है। इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिखा है, आर इज स्पेशल। स्पेशल किस सेंस में है? स्पेशल ये इस सेंस में है, रेडियल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन ही इस तरह से बना रखी है हमने। रेडियल कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस है और आर वेक्टर ये वाला वेक्टर है, तो हमेशा
आप इस पॉइंट P को यहाँ के बजाय यहाँ ले जाओ, माना इसे आप अपना पॉइंट P कह रहे हैं, तो अब ये हो गया आपका R वेक्टर, जिसको मैंने यहाँ पे R डैश लिख दिया है क्लैरिटी के लिए। R डैश वेक्टर ये है, लेकिन R डैश वाला यूनिट वेक्टर भी तो यही है। R वेक्टर में आपको हमेशा ये चीज़ देखने को मिलेगी कि R वेक्टर में थीटा वाला कंपोनेंट नहीं होता है। लेकिन अब आप यहाँ से ज़रा जनरल सिचुएशन का एनालिसिस कीजिए। जनरल सिचुएशन से को मैंने यहाँ पे ऐसे डिपिक्ट किया है। ये फिगर अलग है, जो इसको मैंने ग्रीन से कर रखा है, ये अलग था। अब इस फिगर को आप अलग से देखिए, ये वाला, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की एक्सिस की अगर हमें जरूरत पड़े। ये माना कोई वेक्टर है ए, ये रेड वाला जो है ये कोई वेक्टर, जनरल वेक्टर ए है। जैसे जब हम डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, ये हो सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी या एक्सलरेशन हो। कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर तो ये है। पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाला वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की स्थिति तो यहाँ क्लियर हो गई, या इस एक्सप्रेशन में क्लियर हो गई। पोजीशन वेक्टर में तो हमेशा केवल कौन सा कंपोनेंट होता है? रेडियल कंपोनेंट होता है, उसमें एंगुलर कंपोनेंट होता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जिस तरह से हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं उसके कारण है। पोजीशन वेक्टर इस वेक्टर को कहते हैं और आर यूनिट वेक्टर ये वाला वेक्टर होता है, तो इनका ये रिलेशन हमेशा रहेगा। लेकिन अब आपके पास और वेक्टर्स भी हो सकते हैं। ए, माना मैंने किसी जनरल वेक्टर का नाम ए रखा, और हमारे आगे के डिस्कशन में ए वेक्टर से यूजुअली हमारा मतलब होगा माना वेलोसिटी या एक्सलरेशन। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ऐसा इस बिहेवियर का होगा, लेकिन हो सकता है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस पॉइंट पे ये कोई जनरल वेक्टर ए है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, लेकिन से मैंने ये दिखाया। और इस पॉइंट पे मैंने कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी दिखाई है और आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन भी दिखाई है। इस पॉइंट पे आई यूनिट वेक्टर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। मैंने यूनिट वेक्टर नहीं दिखाया यूनिट लेंथ का, केवल डायरेक्शन दिखाई है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये आई यूनिट वेक्टर, ये ब्लू वाली लाइन, और ये ब्लू वाली अपवर्ड लाइन जे यूनिट वेक्टर। और इसी पॉइंट पे अगर आप आर और थीटा यूनिट वेक्टर्स बनाना चाहें तो आर यूनिट वेक्टर कहाँ होता है? जिस पॉइंट पे आप आर यूनिट वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करो आगे की ओर, ये रेडियल डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर थीटा यूनिट वेक्टर। पीछे के डिस्कशन में हम ये देख चुके हैं, किसी भी पॉइंट पी पे आर और थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है। तो इसी पॉइंट पे आपके पास एक तरह से दो अलग अलग ऑर्थोगोनल पेयर है, आई जे पेयर या आर थीटा। आई और जे की डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री है, और आर और थीटा की डायरेक्शंस के बीच भी क्या है? 90 डिग्री। तो अब आपके पास चॉइस है, आप इस वेक्टर ए को या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप ए का एनालिसिस कार्टेशियन में कर रहे हैं तो आपको इन ब्लैक वाली एक्सिस की जरूरत नहीं है। आप ए को आई और जे की डायरेक्शंस के रेस्पेक्ट में डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज करने का मतलब ये, मैंने ये वाला जो फिगर है, ये वाला, ये इतना पार्ट, इसको यहाँ पीछे नीचे फिर से बनाया। इसमें मैंने ये पार्ट नहीं बनाया, ओरिजिन वगैरह कहाँ है वो नहीं बनाया, केवल सिंपली एक वेक्टर है और आपके पास एक आई और जे सिस्टम है कोऑर्डिनेट्स का, और एक यूनिट वेक्टर आर और थीटा वाला। ये रेड वाला ए वेक्टर, आई और जे ब्लू वाली लाइंस, और आर यूनिट वेक्टर और थीटा यूनिट वेक्टर ये ब्लैक वाली लाइंस। तो अब ये जो रेड वेक्टर है, आप अभी इन ब्लैक लाइंस को भूल जाइए। वेक्टर ए है और आपके आई और जे दो डायरेक्शंस हैं। तो जब आप इस तरह का डिकम्पोजिशन करते हैं, जो कि आप पहले से कार्टेशियन सिस्टम में करते आए हैं, आप वेक्टर ए को लिखते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इस फिगर में समझिए, ये डिस्टेंस ए एक्स और ये ए वाई। कौन सी डिस्टेंस? ये जो वेक्टर का सिरा है, ये वाला सिरा, यहाँ से आप इस एक्स एक्सिस, मैं इसे एक्स एक्सिस ही कह रहा हूँ, इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये डॉट 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 डॉट, ये परपेंडिकुलर। और आप कहते हैं अच्छा ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर आई की दिशा में है, एक्स की दिशा में है, तो ये ए एक्स कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये ए वाई। ये ए एक्स और ए वाई ये और ये हैं लेंथ वाइज। ये माना 3 है और ये 2 है, तो 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j, ऐसे तो लिखते हैं आप। यही होते हैं ए एक्स और ए वाई। कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर को डिकम्पोज करने का यही मतलब है, ग्राफिकल मीनिंग ये है। आपने वेक्टर को दो वेक्टर से मिलकर बनाया। देखिए ए एक्स आई अपने आप में एक वेक्टर है। ये कौन सा वाला वेक्टर है? ये वाला वेक्टर है, ये। और अगर मैं यहाँ पे एक एरो लगा दूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए एक्स है और डायरेक्शन कहाँ है? आई की डायरेक्शन, ए एक्स आई, और ये है
ए वाई जे, ये यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर, ये लेंथ ए वाई और डायरेक्शन जे की। आपने इस रेड वेक्टर को, हमारे वेक्टर ए को डिकम्पोज कर दिया। आप ए को भूल सकते हैं और आप कह सकते हैं उसके बजाय अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो फिर वो ए के ही बराबर है, डिकम्पोजिशन। लेकिन डिकम्पोजिशन में असल में किया क्या, आपने ओरिजिनल वेक्टर से दो नए वेक्टर्स लिए के बजाय दो नए वेक्टर। लेकिन उन दो नए वेक्टर्स की खासियत क्या है, एक वेक्टर पूरी तरह से एक एक्सिस के अलॉन्ग है, इस समय एक्सिस का मतलब एक्स वाई या आई और जे की डायरेक्शन। एक वेक्टर पूरी तरह से आई के अलॉन्ग है और दूसरा वेक्टर पूरी तरह से उसके परपेंडिकुलर जे के अलॉन्ग, आई जे आई जे। कार्टेशियन में ये चीज़ आप करते हैं। लेकिन अब सोचिए ये ब्लू वाला सिस्टम नहीं है, कार्टेशियन में हम वर्क नहीं कर रहे हैं। पॉइंट पी पे वेक्टर ए है और कोऑर्डिनेट सिस्टम उस पॉइंट पे, मैं पॉइंट पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आर थीटा सिस्टम आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट ये चेंज होता रहता है। आर और थीटा कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं होते हैं। लेकिन पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं, फिर से इस ऊपर वाले फिगर को देखिए। पॉइंट पी पे मैंने आर और थीटा एक बार पिक कर लिया था, मैं केवल इस पॉइंट पी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ, इस पॉइंट पी पे अगर ये कोई वेक्टर था ए, तो इसके लिए मैं आर और थीटा इन्हें लूँगा। ये आर और थीटा मैंने इस तरीके से लिए थे। आर कैसे लेते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, पॉइंट पी को आगे की ओर आर की डायरेक्शन, उससे 90 डिग्री पे थीटा। तो अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक वेक्टर दे रखा है ए, मुझे एक वेक्टर दे रखा है ए, और एक मेरे पास है आर डायरेक्शन और एक है मेरे पास थीटा डायरेक्शन। तो यही वाली प्रोसेस अगर मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में करूं, आर थीटा के रेस्पेक्ट में, तो मैथमेटिकली शायद मैं कुछ ऐसा लिखूंगा। मैं ए वेक्टर को अगेन दो हिस्सों में ब्रेक करूंगा, लेकिन अब की बार वो दो हिस्से ऐसे होंगे, उनमें से एक हिस्सा प्योरली आर यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग होगा और एक हिस्सा पूरी तरह होगा थीटा यूनिट वेक्टर। जैसे कार्टेशियन में एक हिस्सा पूरी तरह से आई के अलॉन्ग और एक हिस्सा पूरी तरह जे के अलॉन्ग। अब की बार इस डिकम्पोजिशन में पोलर कोऑर्डिनेट्स में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम वर्क करेंगे तो वेक्टर तो वही है ए, लेकिन अब की बार उसका जो एनालिसिस या डिकम्पोजिशन करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि उसका एक हिस्सा पूरी तरह से आर की डायरेक्शन में हो और एक हिस्सा पूरी तरह थीटा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो ऐसा कैसे होगा, ये रहा वेक्टर ए। अब की बार आप इस वेक्टर ए के इस सिरे से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉप कीजिए, पर परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कीजिए ये आर की डायरेक्शन में। रिमेंबर कार्टेशियन केस में भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, लेकिन कहाँ, एक्स एक्सिस पे। अब की बार परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए यहाँ आर के अलॉन्ग। माना ये परपेंडिकुलर ये बना, लेट मी यूज अनदर पेन, ग्रीन पेन। ये दिख रहा है 90 डिग्री। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जिसको मैंने यहां ऊपर दिखाया है, ओके, ये है ए आर, ये, और ये जो है ये डिस्टेंस जिसको मैंने यहां पे दिखाया है, आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। जैसे कार्टेशियन में लौट रहा हूं, कार्टेशियन में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, आप चाहे इसे बोलो ए एक्स, चाहे इसे बोलो ए एक्स, और चाहे इसे बोलो ए वाई, चाहे इसे बोलो ए वाई, ओके, वो एक रेक्टेंगल बनता है, उसकी कोई भी साइड ले सकते हैं। तो वैसे ही आप चाहे इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलें ए आर या इसको बोलें ए आर, ये है ए आर, और ये जो डिस्टेंस है ये है ए थीटा। क्यों, आपने वेक्टर ए को इस समय ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, उसका ब्रेकअप इस तरह से कर रहे हैं, ये जो वेक्टर ए है रेड वाला, ये वाला वेक्टर, ये जिस पे मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, ये वाला वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी है, ए आर के बराबर, ए आर लंबाई, और डायरेक्शन कौन सी है, ये आई या जे की डायरेक्शन थोड़ी है, ये तो यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन है। इस पॉइंट पी पे यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन, ए आर लंबाई आर यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, और ए थीटा लंबाई, ए थीटा मतलब ये या ये, एक ही बात है, ए थीटा लंबाई, लेकिन किस डायरेक्शन में, थीटा यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग। वेक्टर वही है, आप एक ही फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन करने जाएंगे, उसी फिजिक्स को आप कार्टेशियन सिस्टम में अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप इस तरह का डिकम्पोजिशन करते हैं, और उसी फिजिक्स को अगर आप रेडियल कोऑर्डिनेट्स में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब करने जाएंगे तो उसी वेक्टर ए को आप इस तरह से डिकम्पोज करते हैं। इन दो वेक्टर्स को देखिए, कुछ लंबाई है, ए आर के बराबर एक लंबाई है। देखो मैंने आर क्यों लिखा, ये आर के अलॉन्ग की है, जैसे हम ये ए एक्स और ए वाई लिखते हैं ना, वैसे ये ए आर और ये ए थीटा। ए आर एक लंबाई है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, रेडियल, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और ए थीटा एक लंबाई है, किस डायरेक्शन में, थीटा के अलॉन्ग।
तो उसी वेक्टर ए को आप इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ के भी बना सकते हैं, दिस प्लस दिस। उसी वेक्टर ए को आप इसको और इसको जोड़ के भी बना सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पोल। ओके, यहाँ पे आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करें, वैसे इसकी शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को से स्टार्ट करें फिर से कार्टेशियन वाले से, और हमने यूनिट वेक्टर आई का एक्सप्रेशन आर और थीटा के टर्म में ऑब्टेन किया था, इनवर्स रिलेशंस जिन्हें मैंने कहा था। पहले हमने आर और थीटा को आई और जे के टर्म में निकाला था, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके, एक इक्वेशन को कॉस थीटा, दूसरे को साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके हमें रिलेशन मिले थे। अगर आप आई का एक्सप्रेशन आर और थीटा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करें तो ए एक्स इंटू आई की जगह ए एक्स इंटू ये एक्सप्रेशन प्लस ए वाई, और ऐसी जे का एक्सप्रेशन, यूनिट वेक्टर जे का एक्सप्रेशन यूनिट वेक्टर आर और थीटा के टर्म्स में ये है, वो सब्स्टिट्यूट करें तो इस वेक्टर ए को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब हुआ क्या इस प्रोसेस के बाद, यहाँ तक तो इस एक्सप्रेशन में आपके पास आई और जे यूनिट वेक्टर थे, अब उनकी जगह आर थीटा आ गए। अगर आप आर यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स को एक साथ ले लें, आर वाले कौन से हैं, ए एक्स कॉस थीटा और प्लस ए वाई साइन थीटा, इनको एक साथ ले लें, और थीटा यूनिट वेक्टर्स वालों को एक साथ ले लें, माइनस ए एक्स साइन थीटा प्लस ए वाई कॉस थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन को, उसी वेक्टर ए के डिकम्पोजिशन को, जिसको कार्टेशियन में आप ऐसे लिखते हैं, मैथमेटिकली आप उसे ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को अब इससे कंपेयर करें, वेक्टर ए बराबर समथिंग इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस समथिंग इंटू थीटा यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस समथिंग इंटू थीटा। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ए आर, और ये क्या है, ये ए आर और ए थीटा की वैल्यू जो कार्टेशियन वाली वैल्यूज हैं उनसे रिलेटेड हैं। देखिए कार्टेशियन वैल्यूज से मेरा मतलब है ए एक्स ए वाई, कार्टेशियन कंपोनेंट्स, वेक्टर ए के कार्टेशियन कंपोनेंट्स। कार्टेशियन में जब वेक्टर ए को डिकम्पोज करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स बनते हैं ए एक्स और ए वाई। आर थीटा में डिकम्पोज करते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं ए आर और ए थीटा। तो ए आर जो है वो ए एक्स और ए वाई से रिलेटेड है थीटा के टर्म में, ओके, और सिमिलरली ए थीटा भी रिलेटेड है, ओके। तो अगेन डिस्क्रिप्शंस कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिप्शन आपको पता है तो आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, या ये नहीं पता है इसको निकाल सकते हैं। आप एक ही फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन उसी फिजिक्स को कभी कभी इस तरीके से डिस्क्राइब करने में एडवांटेज होता है, और कभी कभी उसी फिजिक्स को शायद इस तरीके से डेवलप करने में फ़ायदा होगा। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जो डायनेमिक्स है उसको इस आर थीटा के सिस्टम में डेवलप करूँगा, और लास्ट में आपको शो करूँगा कहाँ पे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है, ओके। तो एक एग्जाम्पल की तरह उसे करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस। बट टू कंक्लूड, मैं ये जो रिलेशंस हैं, ये दो रिलेशन जो हैं कि ए आर की वैल्यू इतने के बराबर है और ए थीटा की वैल्यू इतने के बराबर है, अगेन मैं इसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन में की फॉर्म में रख सकता हूँ। अगर मैं ए आर और ए थीटा को मिलके एक कॉलम मैट्रिक्स बनाऊँ, अभी इसे भूल जाइए, ए आर ए थीटा बराबर ए एक्स ए वाई। ए आर के एक्सप्रेशन में ए एक्स आता है कॉस थीटा ए एक्स प्लस साइन थीटा ए वाई, और ऐसे ही ए थीटा में माइनस साइन थीटा ए एक्स प्लस कॉस थीटा। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, जो कि होपफुली आप सब लोग जानते होंगे, आप फिर से ये वाली मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये जिसे मैंने 2 डायमेंशनल रोटेशन मैट्रिक्स कहा था, ये वही आ गई। इस रिलेशन को मैं बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में शायद कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए डैश मतलब आर थीटा वाले सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं ये और ये, अगर आप इस फिगर में सोचें, ये और ये और ये दो कंपोनेंट्स ए डैश वाली मैट्रिक्स के अंदर हैं, ये मैट्रिक्स, ये रोटेशन मैट्रिक्स आर थीटा, और ए एक्स और ए वाई कार्टेशियन के कंपोनेंट्स, उनको मैंने सिंपली ए लिख दिया, ये केवल शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो आप देख रहे हैं सिंपली हुआ क्या है, ये मैट्रिक्स बार बार आपको नजर आएगी, ये फिजिक्स के कई जगह आपको डिस्कशन में नजर आएगी। तो अगेन यहाँ पे ये किस सेंस में नजर आ रही है, उसी वेक्टर को किसी पॉइंट पे कार्टेशियन में डिकम्पोज किया, और उसी वेक्टर को, उसी पॉइंट का वेक्टर को आपने अगर प्लेन पोलर में डिकम्पोज किया, तो प्लेन पोलर कंपोनेंट्स, ये प्लेन पोलर कंपोनेंट्स वाली मैट्रिक्स है, ये प्लेन पोलर के जो कंपोनेंट्स हैं और जो कार्टेशियन के कंपोनेंट्स हैं उनको फिर से कौन रिलेट करता है, ये आर वाली मैट्रिक्स, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट शायद मैं मिस कर गया, बट मुझे लास्ट में ध्यान आ रहा है, ये थीटा एंगल कौन सा एंगल है, ये थीटा एंगल एक्चुअली इस पी पॉइंट का ये वाला एंगल है,
पहले हमने पॉइंट P की बात की, हाँ पॉइंट P पे एक वेक्टर A है, तो पहले पॉइंट P के जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट माना r और थीटा हैं, तो r तो ये डिस्टेंस उसका तो यहाँ कहीं यूज़ नहीं हुआ, लेकिन थीटा ये वाला एंगल है, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये इसको मैंने इस फिगर में यहाँ पे दिखाया है, ओके यस। तो अब एक्चुअल जो ये टॉपिक है इसको मैं अगले उसमें डिस्कस करूँगा, बट यहाँ ये लास्ट पेज पे मैंने डिस्कशन किया, इसका पॉइंट ये था, कोई जनरल वेक्टर ए आपके पास है, ए, या इस फिगर में देखें ए, तो उसका रेडियल और एंगुलर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। इसको मैं रेडियल और इसको एंगुलर कहूँगा। रेडियल कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट, रेडियस की डायरेक्शन में, आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, थीटा एंगल है, एंगुलर कंपोनेंट, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो किसी जनरल वेक्टर के आपको रेडियल और एंगुलर कंपोनेंट्स दोनों मिलेंगे। इसका रेडियल कंपोनेंट भी है, इतना इसमें इसका हिस्सा है रेडियल कंपोनेंट का, और इतना इसमें इसका हिस्सा है एंगुलर का। लेकिन पोजीशन वेक्टर बड़ा खास वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर में एंगुलर कंपोनेंट होता ही नहीं है। वो एक्चुअली क्यों है, पोजीशन वेक्टर को हम जिस तरह से डिफाइन करते हैं उसके कारण उसमें ये कंपोनेंट होता ही नहीं है, ओके। लेकिन तो क्यों, अगेन आप इस फिगर में लौटें, अगर आप इस रेड वेक्टर की जगह अगर इस वाले रेड वेक्टर को देख रहे हैं, इस फिगर में आप दो रेड वेक्टर्स हैं, ये कोई जनरल रेड वेक्टर ए, और ये है जिसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस वाले वेक्टर में तो अगर अब आप इन ब्लू लाइंस को तो बिल्कुल भूल जाइए, हमें कार्टेशियन से अभी काम नहीं है, हमें है आर और थीटा वाली डायरेक्शन से काम। तो ये वाला जो रेड वेक्टर है जिसको मैंने नाम ए दिया है, इसमें तो थोड़ा हिस्सा इसका और थोड़ा हिस्सा इसका आएगा, मतलब रेडियल कंपोनेंट भी आएगा और थीटा कंपोनेंट भी आएगा। बट अगर आप खुद आर वेक्टर को देखें, पोजीशन वेक्टर को देखें, तो ये तो पूरी तरह इस वाली लाइन के अलॉन्ग है, मतलब ये पूरी तरह इसकी डायरेक्शन में है, ये पूरी तरह इसकी डायरेक्शन में है, इसमें थीटा वाला कंपोनेंट है ही नहीं, ओके। ये वेक्टर खास है, लेकिन हर वेक्टर के लिए ऐसा नहीं होगा। बाकी वेक्टर्स में ये कंपोनेंट भी मिलेगा और ये कंपोनेंट भी मिलेगा, ओके, जैसा कि इस तरह का केस आपको नजर आएगा। एंड दैट वी विल सी जब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। इनफैक्ट जैसे ही हम वेलोसिटी की बात करने लगेंगे, तो वेलोसिटी में मोस्ट जनरली रेडियल कंपोनेंट भी होगा और एंगुलर कंपोनेंट भी होगा, और जब हम एक्सलेरेशन निकालेंगे उसमें भी दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, ओके। सो दैट वी विल सी इन द लेक्चर्स टू कम। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।